हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉम्प्रीहेंशन के इस नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम कॉम्प्रीहेंशन को सीखने जा रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे टैकल किया जाता है। और टैकल करने के लिए कॉम्प्रीहेंशन को जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल को मजबूत करने के लिए हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे कोई नोवेल पढ़ें, चाहे कोई बुक पढ़ें, चाहे पॉलिटी, चाहे हिस्ट्री, इंग्लिश में आप रीडिंग अपना बनाए रखिए। जितना अच्छा रीडिंग होगा उतना ईजी कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। देखो बात समझे, एग्ज़ाम हमारा उतना ईजी होता है जितना अच्छा हमारा प्रैक्टिस होता है, और जितना कम हमारा प्रैक्टिस होगा एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट होगा। और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हम अनसीन पैसेज भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जो पैसेज समझा रहा हूं, या इवन मैं आपको 100, 200, 300, 400, 500, 1000 पैसेज मैं आपको ऑनलाइन आकर समझा दूं, तो गारंटी नहीं है कि कोई भी पैसेज रिपीट हो जाए। और ऑब्वियस रिपीट नहीं होता, इसलिए इसको अनसीन कहते हैं कि जो पहले ना देखा हो। तो मीन्स हमें तो ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि जब हमारे सामने पैसेज आए तो उस पैसेज को हम, कोई भी पैसेज आए उसको हम इजीली हैंडल कर सकें, उसे क्रैक कर सकें। तो वो क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले उसे रीड करना पड़ेगा, रीड करके उसका मीनिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। चाहे तो इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में समझे, या इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में समझे। तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में हो सकता है भी टाइम लगे, वो हमारे रीडिंग पर, हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल इंग्लिश टू हिंदी तो हम समझे। अगर कम से कम इंग्लिश टू हिंदी नहीं आ रहा है ना हमें, अगर हमें छोटे से पैसेज का, छोटे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि डू, बी और हैव मॉडल्स का क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या सेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा बहुत ग्रामर और वोकैबुलरी का जरूरत है। लेकिन पॉइंट इज, अगर मैंने यहां पर ग्रामर और वोकैबुलरी का नाम लिया तो दिमाग में आता है कि अब तो हमें बहुत ज्यादा ग्रामर या बहुत ज्यादा वोकैबुलरी करना पड़ेगा, तब हमें पैसेज समझ में आएगा। बट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं आपको कि अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, पैसेज का मीनिंग निकालना है, तो आपको जिस समझने की जरूरत है एग्जैक्ट मीनिंग नहीं। एग्जैक्ट मीनिंग निकल जाए तो वेल एंड गुड, मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूं कि एग्जैक्ट मीनिंग निकले। लेकिन पैसेज को सोल्व करना, पैसेज की प्रैक्टिस सिर्फ इतनी ग्रामर से हो सकती है कि आपको यह समझ में आ जाए कि सेंटेंस में इस्तेमाल हुई वर्ब क्या सेंस दे रही है। इतना अगर आपको समझ में आता है तो पैसेज का आप मीनिंग निकाल सकते हो। और अगर इतना निकालने में आप सक्षम नहीं हो तो इसका मतलब यह कि थोड़ा बहुत ग्रामर वोकैबुलरी करना पड़ेगा। अदरवाइज ज्यादा ग्रामर करना या ज्यादा डेप्थ की ग्रामर करना सिर्फ उस पर्पस को सॉल्व करता है कि सेंटेंस के अंदर आए हुए एरर को हम समझ लें, उसके अंदर आए हुए एक एक सेंटेंस को बिल्कुल एरर फ्री कर दे, बस एकदम शुद्ध कर दे सेंटेंस को। लेकिन पैसेज के अंदर हमें सेंटेंस को शुद्ध नहीं करना, आए हुए सेंटेंस के मीनिंग को समझना है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो गलत का मीनिंग होता है वही सही का मीनिंग निकल जाता है। तो आप गलत सेंटेंस का भी मीनिंग निकाल सकते हो। तो यहां पर आपको पैसेज का मीनिंग निकालना है, बेसिकली सेंटेंस को सही नहीं करना। तो इतना ग्रामर, इतना वोकैबुलरी का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ग्रामर, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी आना चाहिए। तो उसी रीडिंग स्किल को समझाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि ये बेस्ड होने रीडिंग स्किल पर, उस रीडिंग स्किल को समझाने के लिए मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स देता हूं। तो मैं 3 सेंटेंस देता हूं, पहले 2 और फिर 1। उन 3 सेंटेंस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि रीडिंग स्किल का कितना वैल्यू है किसी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूं, जिसमें पहला सेंटेंस ये रहा। फर्स्ट सेंटेंस इज, एक और सेंटेंस, नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 2 सेंटेंस हैं, एंड माय क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक इज द एप्रोप्रिएट वन।
कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत, या दोनों सही है दोनों गलत है। नाउ लेट मी नो, सोचो समझो और पढ़ो, मीनिंग अडॉप्ट करो, मीनिंग अडॉप्ट करो। The girl is being stared at by the boy in the red साड़ी, या the girl in the red साड़ी is being stared at by the boy। आई थिंक आपने ये कर लिया होगा, तो चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले तो मैं आपके इस जिज्ञासा को शांति देता हूं कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। तो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस की बात माने तो दोनों सेंटेंस अपने अपने मीनिंग लेकर एप्रोप्रिएट है। मीन्स ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, सेंटेंस दोनों हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। हमने सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया है और सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग बदल गया है। दोनों सेंटेंस ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले मैं इनको आपको लॉजिकली समझाता हूं, इनके मीनिंग वाइज समझाता हूं, फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्रामर डिस्कस करेंगे। पहले लॉजिकली समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बट अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो इतना ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर कर लेंगे तो वेल एंड गुड। देखो ग्रामर अगर आ जाए ढंग से तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं आती तो थोड़ा बहुत ग्रामर भी आपका इतना वैल्यूएबल होगा कि पैसेज को सोल्व कर पाओगे। कैसे? तो देखो पहले आप इसको लॉजिकली समझो, इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे बात करता है यहां पर, कहते हैं द गर्ल, कि वह लड़की इज बीइंग स्टेयर्ड एट, कहता उस लड़की को घूरा जा रहा है। किस लड़की को? कहता कि उस लड़की को घूरा जा रहा है बाय द बॉय, कि घूर कौन रहा है? कि वो लड़का। कह रहा है उस लड़की को घूरा जा रहा है उस लड़के के द्वारा। उसने कहा कौन लड़का घूर रहा है, मुझे बता भाई कौन घूर रहा है, किसकी हिम्मत हुई जो वो घूर रहा है? तो अब कहता कि अच्छा भाई बाय द बॉय, तो अब देखिए कौन सा लड़का? कह रहा है यार वो लड़का जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है। पॉइंट इज, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना तो इस सेंटेंस का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है इस लड़की को घूरा जा रहा है इस लड़के के द्वारा। कि लड़का कौन है? कि लड़का वो है जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है, मतलब साड़ी पहनकर लड़का लड़की को घूर रहा है। तो यहां पर बात आएगी सर जी तो मीनिंग तो गलत हुआ, ऐसे कैसे? साड़ी, लड़का कैसे साड़ी पहनेगा? साड़ी तो लड़की पहनेगी। यहां पर मैं आपको फिर छोटी सी बात और डिस्क्राइब करता हूं। कपिल शर्मा का शो तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आज देख लेना, कोई भी रिपीटेड टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा गुत्थी, वो क्या कहते हैं, प्रीवियस जो सीरियल्स है उसमें देखेंगे तो गुत्थी जो है वो, जो हमारा सुनील बड़ा बढ़िया कॉमेडी करता है, तो वो साड़ी पहनकर आता है। कृष्णा जो है वो साड़ी पहनकर आ जाता है ना। अली, उसने साड़ी पहनी हुई। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो साड़ी पहनकर आते हैं और लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं भैया, मस्तियां कर रहे हैं वो। तो वहां पर तो हम सिचुएशन में कह सकते हैं कि हो सकता है किसी कोई लड़का साड़ी पहनकर किसी लड़की को घूर रहा हो। समझ में आया कि नहीं? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, मीनिंग वाइज सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि किसी लड़के ने साड़ी पहनी और साड़ी पहनकर किसी लड़की को घूर रहा हो। ठीक है, अब अगले सेंटेंस का मीनिंग लेते हैं। अब अगले सेंटेंस पर आए तो यहां पर बात करता है कि वो लड़की, कह रहा उस लड़की को इज बीइंग स्टेयर्ड एट, घूरा जा रहा है। कह रहा उस लड़की को घूरा जा रहा है। कह रहा भाई तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, किस लड़की को घूरा जा रहा है? कहता किस लड़की को घूरा जा रहा है? तो उसने कहा कि भाई वो लड़की जिस लड़की ने रेड साड़ी पहनी हुई है। यहां पर इस गर्ल को डिफाइन कर रहा है ये फ्रेज यहां पर इस लड़की को डिफाइन कर रहा है कि वो लड़की जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है उसे घूरा जा रहा है उस लड़के के द्वारा। तो अब इन दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इन सेंटेंस में डिफरेंस है कि इस सेंटेंस में लड़के ने साड़ी पहनी और लड़की को घूर रहा है, और इस सेंटेंस में जिस लड़की ने रेड साड़ी पहनी हुई है उसे घूरा जा रहा है। तो मीनिंग बदल गया, सिर्फ हमने प्लेसिंग, एक फ्रेज का प्लेसिंग चेंज किया। यहां पर इन द रेड साड़ी गर्ल के बाद है, जबकि यहां पर इन द रेड साड़ी बॉय के बाद है। तो इसका मतलब है अगर ये बॉय के साथ है तो मतलब अगर ये यहां पे इस नाउन के साथ है तो ये इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन किसका है? ये इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। और भाई ये डिस्क्रिप्शन किसका है? भाई ये डिस्क्रिप्शन इस नाउन का है। बस ये नाउन लड़का है तो लड़के ने साड़ी पहनी, ये नाउन लड़की है तो लड़की ने साड़ी पहनी। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको यहां पर ये मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, ध्यान देना। अब जरा मैं एक सेंटेंस और रखता हूं, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक और सेंटेंस। मैंने सेंटेंस लिखा कि मैंने सेंटेंस लिखा द बॉय इज स्टेयरिंग एट ए गर्ल इन द रेड साड़ी। अब ध्यान दें, मैंने जो ये सेंटेंस लिखा द बॉय, कि वो जो लड़का है ना
इज स्टेरिंग एट ए गर्ल, कह रहा कि इज स्टेरिंग एट ए गर्ल, नहीं एट द गर्ल करो। यहाँ पर छोटा सा ग्रामर समझा दूं, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर में अगर आपको समझाऊं तो वही है। तो गर्ल को इन द रेड साड़ी, तो जिसका डिस्क्रिप्शन होता है ना, जिस नाउन का डिस्क्रिप्शन होता है तो वो डेफिनेट नाउन होता है, और डेफिनेट नाउन के साथ हमें द लगाना पड़ता है। ठीक है, कि बता उस लड़की को, कह रहा है कि वो जो लड़का है ना वो घूर रहा है उस लड़की को। भाई किस लड़की को घूर रहा है? उस लड़की को घूर रहा है जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है। तो मीन्स यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये जो द गर्ल है, इस गर्ल को घूरा जा रहा है जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है। अब जरा इन तीनों सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करो, मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन है, मैं ये कह दूं ये क्वेश्चन है, और इन दोनों में से एक आंसर है, तो इन दोनों में से एक आंसर है, और ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, और मैं कहूं ये दोनों के दोनों पैसिव वॉइस है। ध्यान दो, एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। तो अगर ये जो सेंटेंस आपको समझ में आया, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर मैं कहूं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, मैं कहता हूं अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस कौन सा ठीक रहेगा, ये या ये? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस कौन सा ठीक रहेगा, ये या ये? सोचो, समझ में आ गया होगा। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा ना, जो हमारा बेस्ट आंसर होगा, दैट इज बी, नंबर 2, द गर्ल इन द रेड साड़ी, कि वो लड़की जो रेड साड़ी में, क्योंकि इस एक्टिव वॉइस के अंदर भी तो साड़ी लड़की ने पहनी हुई है, तो उस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। अभी तो आप कहोगे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे सेंटेंस ठीक है, अभी तो कह रहे थे कि ये सेंटेंस ठीक है, अब कह रहे हो कि ये सेंटेंस गलत है। तो दोस्तों यही तो बात है ना, अगर इंग्लिश समझ में आने लगे ना, अगर इंग्लिश समझ में आने लगे तो ब्यूटी है, और नहीं समझ में आए तो कॉम्प्लेक्सिटी है। और समझने ना समझने के बीच में जो फर्क है ना, अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, और चीजें कॉग्निटिव है। बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, इस सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में ठीक है, तो मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में ठीक है, लेकिन जब हमने ये क्वेश्चन पुट किया, तो क्वेश्चन पुट किया क्योंकि ये एक्टिव वॉइस, अब इसका पैसिव वॉइस ढूंढना है, तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सब कुछ चेंज करते हैं, बस दो चीज नहीं बदलते, एक तो टेंस और एक सेंस। टेंस नहीं बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और दूसरा सेंस नहीं बदलेंगे। जो एक्टिव वॉइस का मीनिंग होता है वही पैसिव वॉइस का मीनिंग होता है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपसे यह कहना चाहता हूं, इस सेंटेंस को पढ़ो, द बॉय इज स्टेयरिंग एट द गर्ल इन द रेड साड़ी, कि वो लड़का उस लड़की को घूर रहा है जिसने रेड साड़ी पहनी हुई है। तो रेड साड़ी किसने पहनी हुई है, गर्ल ने। तो एक्टिव वॉइस के अंदर वो ये बताना चाहता है कि उस लड़की को घूरा जा रहा है जिस लड़की ने रेड साड़ी पहनी हुई है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस के अंदर हम इस सेंटेंस को देखो तो यहां पर साड़ी लड़के ने पहनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मीनिंग गलत हो गया भाई, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया ना, तो सिचुएशन आई तो ये गलत है। अब अपने आप में देखें तो मीनिंग ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कई बार गलत सेंटेंस जो होते हैं ना, गलत सेंटेंस होते हैं, उनका अपना मीनिंग होता है, गलत सेंटेंस का भी मीनिंग होता है, लेकिन उसका मीनिंग निकालने वाला तो चाहिए ना। वही तो रीडिंग स्किल काम करता है। मैं रीडिंग स्किल की तो बात कर रहा हूं, मैं रीडिंग स्किल की तो बात कर रहा हूं कि सेंटेंस अपने आप में ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार गलत है। फिर आंसर ये होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि लड़की ने साड़ी पहनी, ये भी कह रहा है लड़की ने साड़ी पहनी, ये कह रहा है लड़के ने साड़ी पहनी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? दैट्स इट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी से पूछा भाई तुम्हारे पापा का क्या नाम है, उसने अपनी मम्मी का नाम बता दिया। तो पॉइंट इज, उसने अपनी मम्मी का नाम जो बताया वो तो अपने आप में सही था, लेकिन पॉइंट इज क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो पूछा है पापा का नाम, उसके हिसाब से गलत हो गया। लेकिन मम्मी का हिसाब अपने, अब मम्मी का नाम जो है उस लड़के के हिसाब से ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? मैंने पूछा पापा का नाम, बताया मम्मी का नाम, अब मम्मी का नाम तो वही है जो उसने बोला है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और था ना, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और था ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात ये समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात ये समझ में आ चुकी होगी कि भाई रीडिंग स्किल कितना इफेक्टिव है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसी रीडिंग स्किल को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। और बेटा हमारे पास एक पैसेज है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको पैसेज पढ़ना है, और पैसेज को मैं भी कौन सा, अभी मैं जो पैसेज को समझा रहा हूं, अभी पैसेज को समझा रहा हूं मैं आपको ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आपके सामने कोई पेपर है, घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सेट पेपर है आपके सामने, तब मैं भी
ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूं, ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूं, अभी ऑफलाइन का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब पेन और पेपर आपके सामने है तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जब पेन और पेपर सामने होगा और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इनकी जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करो। जब आप 10, 20, 15, 20, 50 ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे तो आपका रीडिंग स्किल इतना अच्छा हो जाएगा कि ऑनलाइन के अंदर आप डायरेक्ट ही पैसेज को पढ़ पाओगे, क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ऑफलाइन के अंदर पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ दो ताकि सेंटेंस का ये जो पैसेज है उसका जिस समझ में आ जाए। तो दोस्तों आते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो इस पैसेज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड हियर इट इज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विटनेसिंग, कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार आर द पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स विटनेसिंग, ऑथर के अनुसार जो व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स विटनेसिंग, वो क्या चीज की गवाही दे रहे हैं। विटनेस होता है गवाही देना, गवाही देने का मतलब कि वो किस चीज को नोटिस कर रहे हैं, किस चीज को फेस कर रहे हैं, किस चीज को वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कि ऑथर के अनुसार जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो आजकल क्या फेस कर रहे हैं, क्या विटनेस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये बताना। तो क्या देख रहे हैं? ए पीरियड ऑफ प्रॉफिट, कि वो फायदा देख रहे हैं। ए पीरियड ऑफ चेंज, बदलाव देख रहे हैं। ए पीरियड ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता देख रहे हैं। ए लॉस मेकिंग पीरियड, की ऐसा पीरियड देख रहे हैं जिसके अंदर लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो हो सकता है कि भाई इस पैसेज का आंसर जब तक पैसेज ना पढ़े तो ना निकले। मैंने ये कहा कि हो सकता है कि आंसर निकल जाए, लेकिन मैंने इसका साइड बाय साइड ये भी कहा था, लेकिन ये जरूर क्लियर होगा कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर चाहे आपको नहीं पता, कि जब तक आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे, जब तक कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया होगा कि ये बैंक्स की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की बात कर रहा है, और वो आजकल क्या फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन पुट किया तो मतलब पैसेज में बैंक से रिलेटेड बात है। अब क्या बात है वो धीरे धीरे पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? मीनिंग नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। पॉइंट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं आंसर देने की। लेकिन आंसर नहीं मिलता तो इतना तो समझ में आएगा कि पैसेज हमें और क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, अगला, इन एडिशन टू बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल, कहता है इन एडिशन टू, कि अगर हम ऐड करते हुए, मतलब बात में ऐड कर रहे हैं किस चीज में, बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल, कि अगर सोशली रेस्पॉन्सिबल होना है, व्हाट डज द ऑथर वांट्स द बैंक्स टू बी। अपनी बात में ऐड करते हुए ऑथर ने एक बात कही कि भाई अगर बैंक्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है तो उन्हें क्या होना पड़ेगा, उन्हें क्या करना पड़ेगा। बैंक्स को क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अगर बैंक्स को सोशली रेस्पॉन्सिबल होना है, कि समाज की तरफ वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, वो बिल्कुल सोशल बन जाएं, सोशली रेस्पॉन्सिबल बने, तो बैंक्स को ऐसा क्या करना चाहिए ऑथर के अनुसार जो पैसेज में दिया गया है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि कस्टमर फ्रेंडली, कि वो कस्टमर फ्रेंडली बने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, चलो पहले इनके मीनिंग ले लेते, बाकी तो ये मेरे विचार हैं, सबके अलग अलग विचार होंगे, क्योंकि मेरे विचार आ रहे थे कि कस्टमर फ्रेंडली, और हर बैंक कस्टमर फ्रेंडली होता है, कि वो चाहता है कि कस्टमर को मतलब असुविधा ना हो, सुविधाएं हो। ठीक है ना, तो नेट बैंकिंग चालू कर दिया गया है, तो मतलब व्हाट्सएप बैंकिंग चालू हो गया कि व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मतलब बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, उसके अंदर मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो आप, उसके अंदर अपनी जो अगर 1 साल की स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसी से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपको अपना ATM चाहिए तो रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो मतलब वो तो हम किससे, व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। ये मतलब बहुत आसान हो रहा है, तो मतलब कस्टमर फ्रेंडली। तो ये तो मेरे विचार हैं, आपके क्या विचार हैं तो वो तो तब पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो, क्योंकि मैं इसे पढ़ रहा हूं तो भाई वो चीजें भी तो मुझे हेल्प करेंगी ना, जो मैं इतना पहले पढ़ चुका हूं, तो मेरा रीडिंग मुझे हेल्प करेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। आपका रीडिंग तो आपको हेल्प करेगा ना, तो इसके लिए आपको अपना रीडिंग ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था भाई कॉफी और चाय, कॉफी में मीठा डालोगे तो कॉफी ठीक होगी, चाय में मीठा डालोगे तो चाय ठीक होगी। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो बेटे लिसनिंग से ठीक होता है। ठीक है ना, स्पीकिंग टंग, बोलने से ठीक होगा, ये ईयर से रिलेटेड है, ये टंग से रिलेटेड है ना। रीडिंग किससे ठीक होगा, रीड करने से। जब आप आंखों से देखोगे तो रीड करने से तो दिमाग के अंदर नॉलेज बढ़ेगा, रीड करने से रीड ठीक होगा। और भाई राइट करने से राइटिंग। तो भैया लैंग्वेज के 4 स्किल्स हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। कि अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो उससे स्पोकन तो ठीक नहीं हो जाएगा ना।
अगर आप बहुत बोल रहे हो तो उससे लिसनिंग तो ठीक नहीं हो जाएगा ना, बहुत सुन रहे हो तो उससे आपका रीडिंग तो ठीक नहीं हो जाएगा। तो रीडिंग के लिए तो रीडिंग करना पड़ेगा ना, रीडिंग के लिए तो रीडिंग ठीक करना पड़ेगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो ऑथर है उसने कहा अगर बैंक्स को सोशली रेस्पॉन्सिबल बनना है तो उन्हें होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा कि कस्टमर फ्रेंडली होना पड़ेगा, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि बैंक को करना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, कि वो जो विदेश हैं, विदेशी लोग हमारे देश में पैसा लगाएं, पैसा भेजें, उन्हें इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियली हेल्थी, तो उसे फाइनेंशियली मतलब पैसों से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। सेंसलेस रिस्क टेकर्स, कि मतलब बिना सोचे समझे उसे रिस्क लेना पड़ेगा। बेटा एक बात बताऊं, आंसर क्या है ये नहीं पता, वो पैसेज पढ़ के पता चलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता बेटा, ये आप दिमाग लगा सकते हो, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथर एक एडवाइस दे रहा है कि भाई सोशली रेस्पॉन्सिबल अगर बनना है ना, सोशली रेस्पॉन्सिबल बनना है तो बैंक को होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, तो भैया ऐसा होना पड़ेगा कि वो कहीं पर भी पैसा, मतलब रिस्क टेकर्स, कि कहीं पर भी कि भाई किसी भी शेयर में पैसा लगा दे, बैंक किसी भी शेयर में पैसा लगा दे और पैसा लगा के मतलब बिना सोचे समझे चाहे डूबे मरे ऐसे। यार ये तो कोई, ये ऑथर ये तो एडवाइस देगा नहीं, और बैंक भी ऐसा नहीं करेंगे, तो मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, बस ये तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर इन तीनों में एक होगा, कौन सा होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपके मन में कोई आ रहा हो तो बनाओ कि क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए कि भाई सोशली रेस्पॉन्सिबल बनना है बैंक को, तो तीनों में से क्या होना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब हमें 2 क्वेश्चन पढ़े उससे क्लियर हो चुका है ना, देखो बैंक से रिलेटेड बात है। तीसरा आ जाओ तो उसमें भी बैंक ही लिखा हुआ है, तो मतलब अब हमें समझ में आ गया कि पैसेज के अंदर जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वही पैसेज के अंदर दिया गया है। इसी तरह से जब हम कोई पैसेज को सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस पढ़कर 2 काम कर लीजिए। पहले तो कोशिश कर लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप बिना पैसेज पढ़े लगा पाए, पहले पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आंसर भी नहीं मिलता तो ये जरूर आइडिया लगाएं कि पैसेज किस चीज पर बेस्ड होना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो अब आ जाओ, हाउ कैन द बैंक्स टेक रिस्क्स विदाउट रिस्किंग ए फेल्योर। पढ़ो जरा, आप आइडिया लगाओ पहले, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप आइडिया लगाइए फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, तो करें, देखें कहता है हाउ कैन द बैंक्स टेक रिस्क विदाउट रिस्किंग ए फेल्योर। क्वेश्चन समझे कि किस प्रकार से कैन द बैंक्स टेक रिस्क, कि बैंक किस प्रकार से रिस्क ले सकता है विदाउट रिस्किंग ए फेल्योर, कि मतलब फेल्योर का रिस्क ना लिए बगैर किस प्रकार से बैंक रिस्क ले सकते हैं। मतलब बैंक को रिस्क लेना है, लेकिन वो जो रिस्क लेना है वो ऐसा रिस्क होगा कि उसके अंदर फेल्योर हो ही ना, सफलता ही मिले। रिस्क लेना है लेकिन उसमें सफलता ही मिले, तो भाई किस प्रकार से बैंक किस प्रकार से रिस्क ले सकते हैं कि जिसके अंदर रिस्क का फेल्योर ना हो। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आंसर कैसे दोगे? फिर समझा देता हूं। बैंक किस प्रकार से रिस्क ले कि उस रिस्क का नेगेटिव रिजल्ट ना हो, पॉजिटिव रिजल्ट हो। रिस्क ले रहे हैं विदाउट रिस्किंग ए फेल्योर, कि फेल्योर के रिस्क लिए बिना एक रिस्क लेना। क्लियर हो गया होगा? चलो, तो कैसे रिस्क लिया जाए? बाय बीइंग इनोवेटिव, कि भाई इनोवेटिव हो या किसी चीज में हम अगर इनोवेटिव हो जाएं तो रिस्क जो लिया जाता है उसके अंदर फेल्योर के चांसेस ना के बराबर होते हैं अगर हम इनोवेटिव हो जाएं, अकॉर्डिंग टू मतलब द पैसेज। या अभी तो वहां ऑप्शन ही है, क्या आंसर है ये तो नहीं पता, आगे देखते हैं कि भाई या तो इनोवेटिव हो दिया जाए तो इससे हम क्या हो जाएगा कि हम जो रिस्क लेंगे तो उस रिस्क के अंदर फेल्योर ना के बराबर होगा अगर हम इनोवेटिव हो। दूसरा, बाय सोलिसिटिंग होता है रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करें द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, कि हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, कि हम बोले तो कौन, बैंक्स रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि वो उन्हें कुछ पैसा फाइनेंशियली हेल्प करे या कुछ और तरीके से हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे। ठीक है। नेक्स्ट,
बाय बीइंग फिनेंशियली हेल्दी, कि भाई फिनेंशियली हेल्दी हो जाएं तो फिर हम रिस्क जो है वो उसमें फिनेंशियली अगर हम हेल्दी हो जाएं तो अगर कहीं पर पैसा लगाते हैं तो रिस्क कम होगा, वो ये कहना चाहता है। आगे चलो मैं यहां पर एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ध्यान दो, समझना, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, बहुत पैसा है भाई, 100 करोड़ रुपए हैं, तो मैंने क्या करा, 100 करोड़ रुपए हैं, उसमें से मैंने 10 करोड़ रुपए एक बिजनेस में लगा दिया। तो 100 करोड़ रुपए होने का मतलब यह है कि अगर मैं कहीं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो वो बिजनेस फेल नहीं करेगा। क्या इसकी गारंटी है? नहीं, इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए और मैंने कहीं पर 10 करोड़ रुपए लगाए, 100 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए मैंने सिर्फ लगाए, मेरे पास अभी 90 करोड़ रुपए बाकी हैं, तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं। अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहीं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो वो मेरे को प्रॉफिट ही देगा, हो सकता है वो नुकसान भी दे दे। क्लियर है? तो बेटा इस बात के हिसाब से तो ये तो गलत हो गया कि अगर हम फाइनेंशियली हेल्दी हो जाएं, फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हो जाएं, तो बैंक अगर कहीं पर रिस्क लेगा तो वहां पर फेलियर नहीं होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। मेरी अकल सेंस जो काम कर रही है उसे समझे, यही सोचना एग्जाम में बैठकर, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप से बातें करनी है। टॉक टू योर सेल्फ, क्वेश्चन भी अपने आप से पुट करो, आंसर भी अपने आप से पुट करो, मन ही मन में, बोल कर नहीं, और ना एग्जाम से निकाल देंगे लेकिन प्रैक्टिस करते समय अपने आप से बातें करो, क्या चल रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, समझ में आ गया होगा। अगला, बाय बीइंग कंजर्वेटिव, कि कंजर्वेटिव क्या होता है? ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी। ये क्या होता है? ऑर्थोडॉक्सी, जैसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़िवादी क्या होता है? जो पुराने विचारों पर टिक जाते हैं, अटक जाते हैं, जो नई जनरेशन है उनकी बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। तो ये दोनों तो अपोजिट होगा एक दूसरे के, भाई इनोवेटिव बनना और कंजर्वेटिव रहना। तो यार कंजर्वेटिव रहकर तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो मतलब आंसर तो ये भी गलत होगा, ये तो मैं बता दूं। तो अब आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब सोच लेना कौन सा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सोच लेना कौन सा कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो कई बार हम क्वेश्चन का आंसर, बेटा फिर बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज को बिना पढ़े भी दे सकते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। What does the absence of any bad advance indicate? मतलब पैसेज के अंदर ऐसा कुछ आया होगा, What does the absence of any bad advance, कि एब्सेंस हो जाए मतलब ना हो, any bad advance मतलब कि हम अगर कुछ काम करते हैं तो उसके अंदर जो भी हम एडवांस में काम कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए कोई काम कर लेते हैं, उसके अंदर बैड की जो एब्सेंस लग जाए, मीन्स बुरा ना हो। भविष्य, प्रेजेंट में हम कुछ काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्शन के लिए कोई भी नेगेटिव चीज ना आए, मीन्स वो एक्शन हमारा कोई नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, वो एक्शन हमारा नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, ये उसकी बात कर रहा है। तो फिर समझ लें, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांस इंडिकेट? तो एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांस मतलब, इसका कहने का मतलब है फ्यूचर के अंदर जो भी हम कुछ करने जा रहे हैं उसके अंदर कोई चीज बुरी ना हो, उसकी एब्सेंस हो, इसका मतलब क्या है? तो ये पूछा, एक चीज क्या इंडिकेट करती है? तो कहते हैं ए पेंचेंट। अच्छा, अब आप पढ़ो, मैं समझाता हूं। अब आप पढ़ो, मैं समझाता हूं, ध्यान दो, सोचो, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, मैं चाहता हूं एक बार आप भी तो इसके ऊपर मेहनत करो। क्लियर है? चलो फिर बता दो, फिर क्वेश्चन बता दो, फिर आंसर। व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांस इंडिकेट? कि भाई फ्यूचर के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो, उसकी जो एब्सेंस हो, कि वो गड़बड़ ना हो, उसकी एब्सेंस हो, वो गड़बड़ ना हो, वो एब्सेंट हो जाए वो गड़बड़, वो क्या इंडिकेट करता है? ए पेंचेंट फॉर रिस्क। पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हमारा डेडिकेशन, किसी चीज़ के लिए हमारा जो डेडिकेशन होता है ना, वो पेंचेंट होता है। या ऐसे समझ लो, किसी चीज़ के लिए हमारी लगन, किसी चीज़ के प्रति हमारा जो झुकाव होता है, तो दैट इज ए पेंचेंट। तो
यार ए पेंचेंट फॉर रिस्क, कि रिस्क के लिए हम एकदम मतलब उतारू हो जाएं, जिज्ञासु हो जाएं, डेडिकेटेड हो जाएं कि भैया जी रिस्क हो जाए हमारा। अरे ये आंसर तो हो ही नहीं पाएगा ना भाई। व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांस इंडिकेट, कि फ्यूचर के अंदर हमें कोई नुकसान ना हो, वो चीज़ क्या इंडिकेट करती है? तो मतलब ये इंडिकेट करती है कि हमें भविष्य में नुकसान हो, मतलब डेडिकेशन हमारा हो जाए पूरी तरीके से, भैया जी नुकसान हो ही हो, क्योंकि इसका मतलब तो लगन होता है कि मतलब किसकी तरफ लगन, किसकी तरफ लगन, कि नुकसान की तरफ लगन हो हमारी। तो यार ये तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, ये तो समझ में आ रहा होगा। इमेंस कंजर्वेटिज्म, कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता हमारे अंदर आ जाए, तो ये इंडिकेट करती है कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता हमारे अंदर आ जाए, देख लो। और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हम फाइनेंशियली अपने आप को स्वतंत्र कर लें। और ये ए डीप सीटेड सोशल कमिटमेंट, कि भैया कि डीप सीटेड, कि ऐसी सोशल कमिटमेंट जिसके अंदर डीप सीटेड, जो लंबे समय तक और जिसकी जड़ें लंबी हो वो। तो अब तीनों में से अब देखना कि क्या आंसर होगा। या तो आंसर मिलेगा, नहीं तो पैसेज में तो होगा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर नोवेल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स, जो हमारी नोवेल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स जो है आर इग्नोर्ड, अगर हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। यहां पे प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। ये नोवेल का मतलब ऐसे उपन्यास होता है। उपन्यास को अगर मैं ऐसे चीज मानूं ना, हम ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ सोच रहे हैं, तो ऐसी चीजें जिनको हम सोच रहे हैं, तो यहां पर नोवेल का मतलब उन चीजों से हो जाएगी, काल्पनिक चीजों से। यहां पे इमेजिनेटिव, कहते हैं इमेजिनेटिव आइडियाज जो है। तो कहता है अगर हम इमेजिनेटिव अपनी टेक्निक्स या प्रैक्टिकल टेक्निक्स को हम बिल्कुल अवॉइड कर दें तो क्या होगा? इट विल पुट द बैंक्स इन डेंजर, कि इससे बैंक खतरे में आ जाएंगे। इट विल अंडरमाइन द बैंक्स सोशल कमिटमेंट, तो भाई सोशल, जो बैंक की जो सोशल कमिटमेंट है ना, तो वो अंडरमाइन मतलब झुक जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, सोशल कमिटमेंट मतलब खराब हो जाएंगी। इट विल रिवील द अनटैप्ड टैलेंट, तो भाई इससे निकल कर आएगा अनटैप्ड टैलेंट, कि वो टैलेंट जो अभी तक हमने मतलब रिवील नहीं किया वो रिवील हो जाएगा, अनटैप्ड टैलेंट। इट विल रिजल्ट इन इनसफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसका जो रिजल्ट आएगा, इट विल रिजल्ट इन द इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इससे नजर आएगा कि जो मैनेजमेंट, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, वो इनसफिशिएंट है, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। तो देखो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब समझ में आ गया, बैंक से रिलेटेड बात है, क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो बेटा अब आ जाओ पैसेज पर, अब आ जाइए आप पैसेज पर। अब पूरा पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है? पूरा पैसेज पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़ दो, फिर मैं बताऊंगा इसका मीनिंग। एक बार आप देख लें, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश कीजिए। यहां तक पढ़ लीजिए, अब फिर मैं समझाता हूं। देखिए अब मैं समझाता हूं पूरा मीनिंग। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक जो विटनेस कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन था हमारा विटनेस के ऊपर, ध्यान दे दें। आर विटनेसिंग इन इंडिया ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। बेटा ट्रांजिशन का मतलब होता है यहां पर जो बात कर रहा है बदलाव की। तो ये किस वर्ड से निकला? बदलाव की। ये किस वर्ड की? ट्रांसफर से निकला। ये वर्ड निकला ट्रांसफर से, ट्रांजिशन। तो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं तो बदल रही हैं भाई। कोई चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई तो चीज़ें बदल गई।
कि बदलाव की बात कर रहा है, बदलाव, चेंज, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो आज जो फेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं इंडिया में, वो देख रहे हैं ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, वो एक बदलाव का समय देख रहे हैं, एंड आर एट क्रॉस रोड्स, और इस समय वो क्रॉस रोड मतलब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं, वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, मतलब चौराहा मतलब चार रास्ते, कई रास्ते हैं कि क्या काम करें, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, मतलब आज बैंक्स ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो भी कंफ्यूजन में है। तो ऑथर ने उसे अपने कुछ सजेशंस दिए हैं, तो प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्कस किया है, वो देखते हैं। तो वो आज वो ऐसे कि भाई आजकल जो बैंक है इंडिया के अंदर, वो ऐसे ट्रांजिशन के पीरियड को देख रहे हैं, है ना, और ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं वेयर जहां पर, कहता है वेयर, जहां पर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपको दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, एक बात कर रहा था विटनेसिंग की, तो समझ लो यहीं से आंसर निकलेंगे, वही समझना है आपको। तो वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहां वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बिना गंवाए, शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, तो उन्हें हेल्दी रहना पड़ेगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हटाए बिना अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि मतलब बैंक को कह रहा है कि बैंक को वो खाएं, अच्छी डाइट लें, बैंक को कह रहा है उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फाइनेंशियली हेल्दी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेल्दी होने की बात कर रहा है, फाइनेंशियली हेल्दी, दे शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, मतलब फाइनेंशियली उनको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। दे नीड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट्स, कि भाई दे नीड टू टेक, उन्हें लेने पड़ेंगे रिस्की एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेने पड़ेंगे कि जिनके अंदर रिस्क होते हैं। तो रिस्क होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट लेने पड़ेंगे। भाई बड़े काम करने के लिए रिस्क भी बड़े ही होते हैं, बड़े काम करने के लिए रिस्क भी बड़े ही होते हैं। तो येट परफॉर्म इट इनोवेटिवली इन ए वे इट डज नॉट फेल। तो कहता है भाई रिस्की एक्सपेरिमेंट्स लो, लेकिन उसके बावजूद वो जो एक्सपेरिमेंट्स हो वो इतने इनोवेटिव हो कि भाई कि वो एक्सपेरिमेंट फेल ना हो। बैंक्स को रिस्की एक्सपेरिमेंट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें रिस्क ज्यादा, वो लेने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें लेने के साथ साथ कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो ऐसे आगे बढ़े कि वो जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल ना हो, उनके जो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल ना हो। ठीक है, दे शुड मेक फोरेज, तो उन्हें इनटू न्यू एरियाज, तो कहता है कि उन्हें जाना चाहिए, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब यहां पे फोरेज को अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है अटैक, यहां पे अटैक का मतलब है इसका, लेकिन मैं यहां पर इसको अटैक का मीनिंग ना मानकर मैं कहता हूं कि उन्हें ऐसे कि दे शुड मेक फोरेज इनटू न्यू एरियाज, कि न्यू एरियाज में जाकर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, मतलब उनमें धावा बोलना चाहिए, जाकर नए नए एरियाज के अंदर जाकर उनको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, जिनसे कि मतलब इनकम हो सके और आर्थिक रूप से देश जो है, बैंक्स भी अपने आप को सुदृढ़ कर सके। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन एरियाज के अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए, विच आर रेयरली ट्रीडेड बाय देम, जो ना के बराबर ही उन बैंक्स ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया है। ट्रीडेड का मतलब स्टेप इनटू, किसी के अंदर स्टेप इनटू या किसी को ट्रीड करना, कुचलना या वॉक करना, तो मतलब जहां पर उन्होंने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट, कभी कोई हाथ नहीं आजमाया है, उन एरियाज के अंदर जाकर बैंक्स को फोरेज मतलब हमला करना चाहिए, धावा बोलना चाहिए, मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये ऑथर एडवाइस दे रहा है। एंड लूज नो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो उभर कर आ रही है, लूज, उसको हाथ से नहीं जाना चाहिए, देना जाना चाहिए। उन अपॉर्चुनिटीज को मतलब कैश करना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। ये ऑथर के एडवाइस है। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट, कि ऐसा समझा जाता है, दैट एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांसेस, तो देखो ये आया था एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांसेस, पढ़ लो आंसर एक यहां से निकलेगा, इज नॉट साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, इज नॉट साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम। वो कहता है कि इसका मतलब इट शुड बी अंडरस्टूड, और ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, दैट एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांसमेंट, कि एब्सेंस ऑफ एनी बैड एडवांसमेंट मींस फ्यूचर के अंदर जो आप करना चाह रहे हो और आप सोचते हो यार उसका नुकसान हो जाएगा, अगर आप वो नहीं एडवांसमेंट को, उस फ्यूचर की जो बैड एडवांसमेंट है, अगर उससे डरकर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो,
उससे डरकर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, उसकी एब्सेंस हो गई है, उस एडवांसमेंट की एब्सेंस हो गई है, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं, इज नॉट साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, कि एक कुशल बैंकिंग सिस्टम वो होता ही नहीं जो बेड एडवांसमेंट से डरे। मींस उसे रिस्क लेना पड़ेगा। अगर बैंक रिस्क नहीं ले रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जो सिस्टम है वो एफिशिएंट है, वो सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। वो ये बताता है कि इट इज नॉट द साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम। वो एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम का साइन है ही नहीं कि अगर हम एब्सेंस रहे एनी बेड एडवांसेस, कि कोई भी जो भविष्य में नुकसान होने वाला है उससे डरकर अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो एक अच्छे सिस्टम की निशानी नहीं है। क्योंकि भविष्य में अगर कुछ नुकसान होने जा रहा है तो शुरुआत में ही कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज निकाले जाएं कि उस नुकसान को हटाया जा सके और एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये कहता है एक्सपेरिमेंट किया जाए। आगे इट ओनली, तो कहता है इट ओनली इंडिकेट्स, और ये सिर्फ इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? इमेंस कंजर्वेटिज्म। ये क्या बताता है? सिर्फ एक रूढ़िवादिता, कि भाई पुरानी चीजों में ही अटके हुए हैं, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहे, आगे प्रोग्रेसिव होने का सोच ही नहीं रहे। तो मतलब रूढ़िवादी बनकर बैंक्स जो हैं डर कर बैठे हुए हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में बैठकर वो सिर्फ अपने भले बुरे का नुकसान सिर्फ परिस्थितियों पर छोड़ रहे हैं। नहीं, भविष्य के अंदर जो होने जा रहा है उसको करें, और अगर उसे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बैंकिंग सिस्टम है वो सुदृढ़ है, इसका मतलब ये है कि वो कंजर्वेटिव है। अगर बैंक को लगता है कि आगे जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर नुकसान है, तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज निकाले जाएं कि उन नुकसानों को खत्म किया जाए, कि उनके वो एक्सपेरिमेंट नुकसानदायक सिद्ध ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे पढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि दिस इज नो गारंटी फॉर प्रॉफिट। भाई ऐसा करने से गारंटी नहीं है प्रॉफिट की, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो भी तो नुकसान में ही चल रहे हैं ना, तो करना तो पड़ेगा कुछ। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क। लिक्विडिटी होता है मतलब हार्ड कैश, कि भाई आपको भाई बैलेंस बनाना जरूरी है कि भाई फायदा कहां है और रिस्क कहां पर है, ये आपको देखना पड़ेगा। फायदा कहां है और रिस्क कहां पर है, ये तो हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे, तब पब्लिक सेक्टर्स जो है, बैंक्स जो है, वो फायदे में आ पाएगा, प्रॉफिट में आ पाएगा। कहता पास्ट सिंस शुड बी फॉरगॉटन। पास्ट के अंदर कुछ भी अगर नुकसान हुए हैं तो उनको अवॉइड करके आगे बढ़ने की सोचें, उनको भूल जाना चाहिए। नोवेल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स। नोवेल मतलब कि वही इमेजिनेटिव, और प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो है ना शुड बी अडॉप्टेड, उनको अपनाया जाना चाहिए। विदाउट विच, इनके बिना बैंक्स वुड बी इन डेंजर। कि अगर प्रैग्मेटिव और नोवेल अगर टेक्निक्स को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो भाई बैंक्स जो हैं वो नुकसान में आ जाएंगे, बैंक्स नुकसान में आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देख ले यहां पे वो क्या बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विटनेसिंग। क्या विटनेस कर रहे हैं? कि ऐसा पीरियड जिसमें प्रॉफिट है, ऐसा पीरियड जिसमें बदलाव है, ऐसा पीरियड जिसके अंदर निश्चितता है, या ऐसा पीरियड जिसके अंदर नुकसान हो रहा है। तो बेटा इसका आंसर हमारा फर्स्ट लाइन में ही था, इसका आंसर हमारा फर्स्ट लाइन में ही था। दैट वाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन केम फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफर, और ट्रांसफर का मतलब होता है कोई चीज को आप बदल रहे हैं, यहां से वहां ले जा रहे हैं, तो चीजों के अंदर बदलाव की बात कर रहा है। तो बेटा ए पीरियड ऑफ चेंज। पढ़ लो, देख लो, बताओ मुझे कि क्या ये आंसर आपको लगता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा ए पीरियड ऑफ चेंज। ठीक है, हो गया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। इन एडिशन टू बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल, कि इन एडिशन टू बीइंग सोशली रेस्पॉन्सिबल, अगर हमें सोशली रेस्पॉन्सिबल होना है, व्हाट डज द ऑथर वांट्स द बैंक टू बी। तो बैंक को क्या होना चाहिए बताएं जरा एक बार।
कमेंट्स कर दो। तो देख रहा है कि अपनी बात को ऐड करते हुए कहता है कि अगर सोशली रेस्पॉन्सिबल होना है, व्हाट डज द ऑथर वांट्स टू द बैंक्स टू बी, कि बैंक को क्या होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली, वो तो होना ही चाहिए, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स की, का फॉरेन इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करे, फाइनेंशियली हेल्दी बने, या सेंसलेस रिस्क टेकर्स। तो यार सेंसलेस रिस्क टेकर्स तो मैंने बताया था ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, तो आंसर इन तीनों में से होगा। तो बेटा मैंने आपको एक लॉजिक और बताया था, जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो सेंटेंस के अंदर से ही, क्वेश्चन के अंदर से एक आप कीवर्ड या की फ्रेज को आप डिफाइन की मतलब निकालिए, सोचिए समझिए, उसको निकालिए और उसको पैसेज में ढूंढिए कहाँ है, वो मैंने बताया था। तो यहां पे कहता है सोशली रेस्पॉन्सिबल, ये हमने एक फ्रेज ले लिया, सोशली रेस्पॉन्सिबल। देखो पैसेज में कहां आ रहा है, सोशली रेस्पॉन्सिबल कहां आ रहा है, ये देखो कि सोशली रेस्पॉन्सिबल कहां दिया जा रहा है, कि जहां पे हम कह सके कि भाई सोशली रेस्पॉन्सिबल, तो ये रहा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां क्या बात आ रहा है कि वेयर द ऐसे चौराहे पर आ गए हैं वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर वो हटा दें, शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, तो उसको अगर वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं तो उन्हें रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे बताता है रिमेन हेल्दी मतलब फाइनेंशियली हेल्दी, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्दी होने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्दी होने की बात कर रहा है। तो फिर आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी, फाइनेंशियल हेल्दी। तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप बस सेंटेंस के अंदर से, क्वेश्चन के अंदर से एक कीवर्ड या की फ्रेज निकाल लीजिए और उसको फिर पैसेज में ढूंढिए, उसके आगे पीछे के सेंटेंस पढ़िए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सेकंड का। थर्ड देखें, हाउ कैन द बैंक्स टेक रिस्क विदाउट रिस्किंग ए फेल्यूर। बैंक किस प्रकार से रिस्क ले सकते हैं जिसके अंदर रिस्क ही ना हो, कैसे रिस्क लें कि रिस्क ही ना हो, कैसे रिस्क लें कि रिस्क ही ना हो। तो यहां पर मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव बनकर तो बिल्कुल नहीं, रूढ़िवादी होकर तो बिल्कुल भी नहीं, भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, सोच को मतलब ब्रॉड करना पड़ेगा। बीइंग फाइनेंशियली हेल्दी, तो भाई यहाँ पर हमने कि ये मैंने दोनों कटवाई दिए थे, भाई फाइनेंशियली अगर हेल्दी है कोई तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो नुकसान नहीं होगा। तो फाइनेंशियली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क हटा सकते हो। तो फिर दूसरी बात आती है इन दोनों में से, बाय सॉलिसिटिंग, कि भाई रिक्वेस्ट करके बैंक से, कि बैंक से रिक्वेस्ट करे कि भाई आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर दो, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि भाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ये तो ये बात कह रहा है कि भाई कि अगर मेरे पर कर्जा है, कि अगर मेरे पर कर्जा है तो यार उस कर्जे को मैं कैसे चुकाऊं, कि यार ऐसा काम करता हूं मैं अपने कर्जे को ना, अपने मतलब किसका कर्जा देना है मुझे समझना, कि मुझे किसका कर्जा देना है, मुझे कर्जा देना अपने दोस्त का। तो कह रहा है यार एक काम करता हूँ, तो मैं कर्जा अपने भाई से ले लेता हूँ, अपने भाई से कर्जा लेके मैं उधर चुका देता हूँ। अबे फिर तो कर्जा तो पहले इनका देना था, अब इनका देना है, पहले दोस्त का देना था, भाई का देना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तो वही सिचुएशन आ जाएगी। तो मतलब 3 गलत हो गए। अब 3 गलत हो गए तो आंसर ये कि इनोवेटिव मतलब आप सोच कर समझ कर, आप खुद कमाओ, खुद कमा के दो, ना तो भाई के कर्जदार, ना दोस्त के कर्जदार, ना बैंक के कर्जदार, ना ही किसी और चीज का इन्वेस्टमेंट का डर। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। What does the absence of any bad advance indicate? तो ये क्या इंडिकेट करता है, सोचो, रिप्लाई करो। तो देखो, तो इसका क्या था कि भाई हम बैड एडवांसमेंट से अगर हम एब्सेंस लेते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर जाके अगर हमारा कुछ नुकसान होगा, अगर हम बैड एडवांसमेंट को अगर हम वो एब्सेंस कर दें, मतलब कोई रिस्क ही ना लें, तो ये क्या इंडिकेट करता है। अगर हम रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है ना, इमेंस कंजर्वेटिज्म। तो मतलब ये हमारी रूढ़िवादिता को बता रहा है कि मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहीं बैठकर बस अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रहे हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि यार पेंशन मतलब पेंशन फॉर रिस्क के लिए हम एकदम उतारू हो रहे हैं, रिस्क के लिए लगन है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि अगर फाइनेंशियली कोई इंडिपेंडेंस हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रिस्क नहीं लेगा आगे, कि मैं फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हूं तो मैं तो आगे रिस्क लूंगा ना, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं रिस्क लूंगा आगे। तो मतलब ये भी इसका अपोजिट बन गया। ए डीप सीटेड सोशल कमिटमेंट,
कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो उसमें भी पैसा चाहिए, तो आंसर ये भी गलत। तो बेटा इसका ये होगा कि अगर हम फ्यूचर में जो कुछ करना चाहते हैं और उसके हम नुकसान से डर रहे हैं, तो इसका क्या इंडिकेट करता है, ये इसका इंडिकेट करता है कि अगर हम फ्यूचर में नुकसान करने से डर रहे हैं और हम कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, तो मतलब हम किस पे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म पर हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम ऑर्थोडॉक्स हैं। यहाँ पे हम ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते, हमारी सोच जो है रूढ़िवादिता, पुरानी सोच है, इनोवेटिव नहीं होना चाह रहे हैं, तो बी हो जाएगा। क्लियर है? पांचवे का आंसर दीजिए। what would happen कि क्या होगा इफ नोवेल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स आर इग्नोर्ड, कि तो नोवेल और प्रैग्मेटिक टेक्निक्स को अगर इग्नोर किया जाएगा तो क्या होगा। तो ये हमारे पैसेज के सबसे लास्ट में था, जैसे मैंने कहा था ना कि आप उनको ढूंढ लो। तो हमने एक की फ्रेज ले लिया, नोवेल एंड प्रैग्मेटिक, यही तो पूछ रहा है। तो ये की फ्रेज या की कोई कीवर्ड या की फ्रेज आप निकाल लो, अब उससे आगे पीछे का पढ़ लो कि नोवेल प्रैग्मेटिक टेक्निक्स शुड बी अडोप्ट होनी चाहिए। अगर इनको अडोप्ट नहीं किया जाएगा, इनको इग्नोर किया जाएगा, बैंक जो है ना वो डेंजर में आ जाएंगे, तो बैंक जो है वो उस वक्त खतरे में आ जाएंगे। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। कहता है कि अगर कहता है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ नोवेल एंड प्रैग्मेटिक टेक्निक्स आर इग्नोर्ड, कि नोवेल और प्रैग्मेटिक टेक्निक्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो भैया जी बैंक जो है खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल इनोवेटिव बनना पड़ेगा। इनोवेटिव नहीं बनेंगे तो भैया बैंक्स खतरे में आ जाएंगे। इट विल अंडरमाइन द, तो ये सीधा आंसर, फिर इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना, फिर तो ये तो गलत ही हो गए सारे, आंसर मिल गया हमें, दैट्स इट। तो दोस्तों ये हमने जो पैसेज किया इसके आंसर्स मैंने यहाँ पर दे दिए, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का है, चौथे का बी और पांचवे का ए। और इसके साथ साथ हमारे पास ग्लोसरी जो पैसेज में इस्तेमाल हुए, कुछ हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट वर्ड डिपेंड करता है सिचुएशन स्टूडेंट पर कि कौन से किस स्टूडेंट को क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती। विटनेसिंग मतलब गवाह होना, जो कोई देख रहे हैं, स्पेक्टेटर्स तो देखने वाला या बिहोल्डर, इन दोनों का मतलब होता है देखने वाले, दर्शक, बिहोल्डर दर्शक। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन मतलब बदलाव हो रहा है। इवोल्यूशन क्रांति हो रही है, अपहीवल होता है, उथल पुथल हो रहा है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे में। क्रॉस रोड मतलब चौराहा, उसको हम क्रॉसिंग या इंटरसेक्शन कहते हैं, जहां पर हम चीज़ों को बदलते हैं। फोरेज का मतलब हो जाएगा हमला या धावा बोलना, तो अटैक या इन्वेंशन या रेड, किसी पर हमला बोलना। ट्रीटेड मतलब चलना या कुचलना, कि जहाँ पर हम पहले जा चुके हैं, ये उसकी बात करता है। वॉक, स्टेप या एम्बुलेट, एम्बुलेट का मतलब भी होता है चलना। इमर्जिंग मतलब जो उभर कर आ रही है चीज़ें, इमर्जिंग मतलब जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं, तो ग्रो कर रही हैं, राइज कर रही हैं, स्प्रिंग अप उछल रही हैं और सामने आ रही हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी वोकैबुलरी थी इस पैसेज से रिलेटेड। अरे अभी तो और भी है, ये भी देखो। तो कहता है कंजर्वेटिज्म क्या होता है, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्सी, जिसे अनप्रोग्रेसिवनेस कह देते हैं, अनप्रोग्रेसिवनेस। लिक्विडिटी नकदी, हार्ड कैश या रेडी कैश कहते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या डाउन टू अर्थ जो व्यवहार होता है, या उसकी बात कर रहा है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है बेटा, ऑल द बेस्ट। आप पैसेज की तैयारी करें, कहीं से भी पैसेज को लें, प्रीवियस ईयर सेट पेपर से निकालें, या आप कहीं पर भी देखते हैं, जैसे कोई से भी, चाहे बैंक के एग्ज़ाम के, चाहे आप HCS एग्ज़ाम के, चाहे आप बात करते हैं कोई भी पैसेज 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 पैसेज, तो आप लेवल के पैसेज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिनका अच्छा लेवल है। और अगर आपकी रीडिंग में थोड़ी कमी है तो थोड़े लोअर लेवल के पैसेजेस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये सब चीज़ सोल्व होंगी कब, जब हमारा रीडिंग स्किल अच्छा होगा। और रीडिंग स्किल के लिए मैंने तरीका बता दिया, रीडिंग स्किल के लिए चीज़ों को रीड ही करना पड़ेगा। तो बेटा मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।